हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट के पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी जो डेवलपमेंट के मीनिंग के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात की थी मेनली कॉमन गोल्स के बारे में कुछ। फिर उसके बाद हमने बात की थी कन्फ्लिक्टिंग गोल्स के बारे में, और देन लास्ट में हमने बात की थी मिक्स ऑफ गोल्स के बारे में। आज यहाँ पर जो बात करेंगे हम वो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, और देखेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ या कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं, या अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी कंट्री को ज़्यादा डेवलप मानते हैं तो उसके बारे में कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पर निर्धारित किए गए, उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर दोस्तों हम बात करें कि जो नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नोशंस हो सकते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट विचार्स हो सकते हैं। ये और हो सकता है कि ये जो कन्फ्लिक्टिंग भी हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी कंट्री को ज़्यादा डेवलप मानते हैं, तो आपका विचार हो सकता है कि जिस कंट्री में एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हो वो ज़्यादा डेवलप कंट्री होगी। दूसरे किसी का विचार हो सकता है कि जिस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो वह वो ज़्यादा डेवलप होगी उनके विचार से। और अगर आप किसी और से पूछें तो उनका हो सकता है कि जिस कंट्री में जो इनकम ज़्यादा हो वो कंट्री ज़्यादा डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं उनके जो नोशंस है वो अलग अलग हो सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। और ये हो सकते हैं कि कन्फ्लिक्टिंग हो, और कन्फ्लिक्टिंग गोल्स के बारे में हमने जो पिछले वीडियो में बात की थी कि जब एक डेवलपमेंट दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंट गोल हो। एक व्यक्ति के जो डेवलपमेंट है या एक कंट्री का जो डेवलपमेंट गोल है, एक जो आइडियोलॉजीज़ है, विचार है, वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी सेम हो। तो आइए अब कैसे हम कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है उसको कंपेयर करें। दो कंट्रीज़ के अगर डेवलपमेंट को हमें कंपेयर करना हो तो उसके लिए क्या जो चीज़ लेते हैं। तो देखिए, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। दो कंट्रीज़ को यहाँ पर अगर हमें कंपेयर करना हो तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है वो होता है इनकम, या उसकी जो नेशनल इनकम है। ठीक है, कंट्रीज़। अब हमारा यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जिस कंट्री की जो इनकम ज़्यादा होगी, ओके, कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोस्ट डेवलप। जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा डेवलप माना जाएगा, और जिस कंट्री की इनकम कम होगी वो कम डेवलप माना जाएगा। देन अदर्स विद द लेस इनकम, यानी कि जो लेस इनकम है वो कंट्री कम डेवलप, और जो जिनकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप माने जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? दिस बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। यहाँ ये जो धारणा या जो ये विचारधारा है वो किस बेस पे आई है? ये जो आई है कि लोगों का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सकते हैं, जो नीड्स की जो उनकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा उनके पास हो सकती है, अवेलेबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आती है? फॉर द कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर। अब अगर हम टोटल कंट्री की बात करें तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें यहाँ पर हमें फेस करनी पड़ सकती है कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। क्यों? सिर्फ टोटल इनकम से हम जो ये पता नहीं कर सकते कि वो कंट्री कितना डेवलप है। हो सकता है यहाँ पर कुछ डिस्पैरिटीज़ हो या असमानता हो। देखो, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। सब अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हो सकता है दो कंट्रीज़ की नेशनल इनकम सेम हो, लेकिन वहाँ पर जो बात करें कि वहाँ पर जो टोटल पर कैपिटा इनकम है, जो आगे हम बात करेंगे, वो दोनों की सेम ना हो। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे, सपोज दैट कंट्री ए और कंट्री बी है, और दोनों की जो नेशनल इनकम है वो मान लीजिए कि ए की भी 500 रुपये और बी की भी 500 रुपये, 500 ए की नेशनल इनकम और बी की भी 500 है। नेशनल इनकम दोनों की सेम है, लेकिन ए की जो पॉपुलेशन है, सपोज दैट मान लीजिए कि वहाँ पर जो 5 लोग रह रहे हैं। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ए की कितनी है? 5। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है जो 10। यहाँ जो लोग हैं वो कितने, पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर? बी की 10। तो यहाँ पर ए की जो पर कैपिटा इनकम या पर इंडिविजुअल जो इनकम आ रही है वो कितनी आ गई? लगभग 100 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो बी में कितना आ रहा है? 50 रुपीज़। तो दोनों की यहाँ पर हमने क्या डिस्पैरिटीज़ देखी, यहाँ पर क्या असमानता देखी हमने दोनों में, कि जो कंट्री ए है वहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर जो लोगों की जो इंडिविजुअली जो इनकम है वो ज़्यादा है, और बी में जो है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर व्यक्ति जो इनकम है वो कम हो जा रही है। तो यहाँ पर नेशनल इनकम सेम होते हुए भी हम क्या कह सकते हैं कि जो ए है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप है, बी
उससे कम डेवलप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इनकम है वो वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल नेशनल इनकम को हम क्या नहीं मान सकते, जो डेवलपमेंट का आधार नहीं मान सकते, या उसको मेजर करने के लिए जो ओनली उसको ही नहीं मान सकते कि नेशनल इनकम से ही हम डिसाइड कर ले कि वो नेशन कितना डेवलप है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या निर्धारित करते हैं हम लोग? तो हमने उसके लिए क्या लिया है यहाँ पर कैपिटा इनकम लिया है कि किसी भी किन्हीं भी दो कंट्रीज़ को हम यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो किस बेस पे करेंगे? एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम के बेस पर जो कंपेयर करेंगे कि वहाँ के जो व्यक्ति जो पॉपुलेशन है वहाँ पर उन उस पॉपुलेशन में प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो कितनी है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। यानी कि अगर हमें किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालनी हो तो हम क्या करते हैं कि वहाँ की जो टोटल इनकम ऑफ कंट्री है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, जिससे हमारे पास क्या आ जाती है? पीसीआई या पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम आ जाती है, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। और पिछले जो एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम वहाँ पर हम नेशनल इनकम को हम कंट्री के डेवलपमेंट का मेजर का आधार नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअली जो इनकम है वहाँ पर उसमें क्या हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्पैरिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने जो कंट्रीज़ कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर किसको लिया हमने मेजर करने के लिए? पर कैपिटा इनकम को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्राउट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो किसके लिए द्वारा लाई जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर कैपिटा इनकम का जो निर्धारण करता है, जो रिपोर्ट यहाँ मतलब डिक्लेयर की जाती है, प्रसारित की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। दिस क्राइटेरिया इज़ यूज टू क्लासीफाइंग कंट्रीज। ठीक है, इस बेस पर हम क्या किया जाता है कि उसके हिसाब से क्या कर दिया जाता है? कंट्रीज़ को यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाई जाती है, उस बेस पर यहाँ पर कंट्रीज़ को कुछ जो कैटेगराइज किया गया है। देखो, लो इनकम में कौन से कंट्रीज़ आते हैं? यहाँ पर कैटेगरी ऑफ कंट्रीज़ दी हुई है, यहाँ पर कैपिटा इनकम दी हुई है। तो लो इनकम में जो आते हैं अप टू 1025 डॉलर पर ईयर। अगर किसी कंट्री में अगर हम देखें कि पर कैपिटा इनकम है तो वो लो इनकम में होगी। लोअर मिडिल इनकम में अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्रीज़ होगी? जो 1026 टू 3995 जो डॉलर पर ईयर अगर पर कैपिटा इनकम है तो वहाँ पर वो आएगी। ठीक है, अगर हम तीसरी जो बात करें अपर मिडिल इनकम की, तो वो है कि 3996 टू 12,375 डॉलर पर ईयर हो पर कैपिटा इनकम। और अगर 12,375 डॉलर से ज़्यादा है तो वो किस में आएगा? हाई इनकम कंट्रीज़ में आएगी। इंडिया का जो नंबर आता है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है, क्योंकि ना तो इंडिया की जो इनकम ज़्यादा है ना कम है, इसलिए उसको लोअर मिडिल इनकम में रखा जाता है। ओके, अगर हम बात करें इंडिया की पर कैपिटा इनकम की तो वो अकॉर्डिंग टू 2016 ये जो थी वो थी 1840 जो डॉलर पर ईयर। ठीक है, तो इस बेस पे इंडिया को किस में रखा जाता है? लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या था? क्राइटेरिया था कि कैसे हम कंट्रीज़ को लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम और अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम की में कैटेगराइज कर सकते हैं। जो रिपोर्ट पेश करता है वो कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। और इस रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ दिक्कतें हैं कि यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है उसको भी सिर्फ हम पर कैपिटा इनकम को भी एकमात्र जरिया नहीं मान सकते, एकमात्र मेजर नहीं मान सकते कि हम कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है उसको मेजर कर सकें। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपैरिजन करते हैं। जब भी हम दो कंट्रीज़ में कंपैरिजन करते हैं तो कैसे उसमें पर कैपिटा इनकम सेम हो सकती है, लेकिन वही जो हमने नेशनल इनकम में देखा था यहाँ भी डिस्पैरिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ डिस्पैरिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि कंट्री एक्स है और कंट्री वाई है, दोनों कंट्री है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो दोनों की सेम है। 5 पीपल आर देयर। ओके, दोनों में 5 लोग हैं। एक जो कंट्री एक्स है, कंट्री एक्स की अगर हम बात करें तो जो एक फर्स्ट पहला वाला जो व्यक्ति है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है
सॉरी इनकम जो है मंथली इनकम की अगर हम बात करें तो वो 8,500 है। सेकंड की हम बात करें तो 9,500, थर्ड की बात करें तो हम 8,800 एंड फोर्थ की बात करें तो 9,000 और फिफ्थ की बात करें तो 9,200। यानी कि यहाँ पर हम और देख रहे हैं कि लगभग पांचों व्यक्तियों की आय जो इनकम है वो लगभग सेम सी है। अब बात करते हैं कि फोर्थ में अगर हम सॉरी कंट्री वाई की बात करें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की जो इनकम है वो 500 रुपीज़ है, और फिफ्थ वाला जो व्यक्ति है उसकी जो इनकम है वो 3,000 रुपीज़ जो यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम दोनों में क्या देखा कि दोनों की पर कैपिटा इनकम सेम है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम सेम होने के बावजूद भी यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो काफ़ी डिस्पैरिटीज़ है, उसमें काफ़ी डिस्पैरिटीज़ है, जिसकी वजह से हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये क्या चार लोग तो बिल्कुल इनके पास तो जो इनकी जो इनकम है वो तो बहुत ज़्यादा कम है, और अकेले व्यक्ति की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम है। अब यहाँ अगर दोनों की बात करें तो ऊपर वाला कंट्री ज़्यादा अच्छे से डेवलप है। क्यों? क्योंकि वहाँ सभी लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि वो अपनी बेसिक नीड्स को जो यहाँ पर मतलब अफोर्ड कर सके। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि चार लोगों के पास जो रिसोर्सेज की कमी हो जाए। क्यों? क्योंकि अकेले व्यक्ति के पास यहाँ जो इनकम का या जिसकी हम बात करें जो पूंजी का कंसंट्रेशन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशंस ऑफ पीसीआई हो जाती है कि कहीं जो पर कैपिटा इनकम है उसके आधार पर भी हम नहीं कह सकते कि जो किस कंट्री को ज़्यादा डेवलप हम बता सकते हैं और किसी को कम। तो यहाँ पर बहुत सारी है। अब इसके अलावा क्या चीज़ें हो सकती है जिसके आधार पर हम कंट्रीज़ को डेवलप जो मेजर्स करते हैं, कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है उसको मेजर करते हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए आइए, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें कि जो पर कैपिटा इनकम है उसके अलावा जो इनकम्स, आइए इस टेबल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, इस टेबल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी जो स्टेट की यहाँ जो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर वो अदर फैसिलिटीज़ भी ऐसी ही हो। तो यहाँ पर हमारे इंडिया के तीन स्टेट्स के बारे में कंपेयर किया गया है, हरियाणा, केरला एंड बिहार। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो इसका जो सोर्स इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 है, यहाँ पर जो ये थोड़ा सा गलत हो गया, 17-18 कर दीजिए यहाँ पर। 17-18 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है रुपीज़ में वो कितनी है, 174। ठीक है, और अगर हम केरला की बात करें तो 163,475 है, और अगर हम बिहार की बात करें तो 34,409 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो जो हरियाणा की है, उसके बाद केरला की है, और उसके बाद बिहार की है। तो यहाँ पर हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है उस बेस पे तो यहाँ सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हरियाणा में होनी चाहिए, यहाँ पर और भी जो चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम आगे जो कुछ क्राइटेरियाज है उसके बारे में इनको फिर फर्दर हम दूसरे टेबल से कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर सेम जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ फिर कंपेयर किया गया है, और यहाँ पर जो बेस है वो अलग अलग है कंपेरिजन का। पहला जो बेस है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, दूसरा लिटरेसी है, ठीक है, और तीसरा नेट अटेंडेंस रेशियो है। इनकी जो डेफिनेशन है, पहले हम जानते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है। तो सबसे पहले इसको देखिए। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रोपोर्शन ऑफ 1,000 लाइव्स। यानी कि जीवित जो 1,000 जो लाइव्स होती है जो बच्चों का जो जन्म होता है उस पर जितने बच्चे एक साल से पहले ही मर जाते हैं या जो उनकी डेथ हो जाती है, वो जो रेट होती है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा लिटरेसी रेट होता है, इट इज़ मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। यानी कि 7 एंड अबव एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं जो पढ़ना और लिखना जानते हैं किसी भी लैंग्वेज को, वो लिटरेट पीपल या होते हैं, और वो जो रेट होती है, वो जो प्रोपोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, तो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज ऑफ ग्रुप 6 to 10, ठीक है, अटेंडिंग स्कूल एज पर द एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि जो एज ग्रुप है 6 to 10 ईयर, यानी कि हम बात करें प्राइमरी जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें जितने बच्चे स्कूल में अटेंड हो रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, वो जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। उस एज ग्रुप के जो टोटल नंबर ऑफ जो बच्चे चिल्ड्रन होते हैं
उनमें से कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। और लास्ट में सेक्स रेशियो, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, यानी कि पर 1000 मेल्स पे कितने फीमेल्स हैं। तो आइए इस बेस पे हम कंपेयर करते हैं इन 3 स्टेट्स को। तो हरियाणा में अगर हम देखें तो मोर्टेलिटी रेट क्या था, क्या है 30, ठीक है। और अगर हम लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट यहाँ पर है 82%। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो है आपका 61%, ठीक है। वहीं केरला की अगर हम बात करें तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो 10 है, लिटरेसी रेट यहाँ पर 94 है, और नेट अटेंडेंस रेशियो है 83। बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ मोर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो है 35, और लिटरेसी रेट है 62, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो यहाँ पर 43। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि हरियाणा में देखा हमने कि पर कैपिटा इनकम यहाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की बहुत इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है जितनी केरला में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्फेंट मोर्टिलिटी जो मोर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है कि जितनी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होगी उतना ज़्यादा स्टेट को डेवलप माना जाएगा। अब जबकि हमने इनकम के बेस पर हमने देखा था कि जो हरियाणा है वहाँ पर इनकम तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटीज़ की वजह से हेल्थ फैसिलिटीज़ थोड़ी वीक हैं। ओके, अगर हम कंपेयर करें केरला से, और केरला की हमने देखा था कि वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम कम है। अगर हम लिटरेसी रेट की भी बात करें तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हम कि केरला की ज़्यादा है बजाय हरियाणा और बिहार के। तो यहाँ पर ही हमने देखा कि जो हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर लिटरेसी रेट भी नहीं है। नेट अटेंडेंस रेशियो में भी कहीं ना कहीं जो हरियाणा की कम है, केरला की ज़्यादा है। तो यहाँ हमने कंपेयर किया कि ये जो पर कैपिटा इनकम है वो कहीं भी डिसाइड नहीं करती कि उस स्टेट में अदर जो फैसिलिटीज़ है वो कैसी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंट स्टेट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं अदर बेसिस पर, अदर देन इनकम या अदर देन पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब बात करते हैं ये इन चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि एक और जो क्राइटेरिया है जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बीएमआई। बीएमआई का अगर हम बात करें तो बीएमआई को जो मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है, वेट होता है केजी में अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर में लिया जाता है। तो ये जो बीएमआई है वो इससे भी डिपेंड करता है कि अगर आप बात करें कि जो जहाँ पर इनकम अच्छी होगी, अगर वहाँ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा उनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो हेल्दी होंगे। और जहाँ पर अगर हम बात करें कि इनकम अच्छी नहीं होगी, वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या होगा कि उन एरियाज़ के जो बच्चे हैं, उन फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर उनकी बीएमआई कम हो सकती है। तो यहाँ पर बीएमआई वैल्यू दी गई है। बीएमआई वैल्यू अगर आपकी लेस देन 18.5 से है तो आप थिन हो, या जिसको बोले अंडरवेट है। और अगर हम बात करें 18.6 से 24.9 अगर आपकी है तो हेल्दी या नॉर्मल है आप। और अगर आपका जो बीएमआई वैल्यू अगर 25 से लेकर 29.9 तक आ रहा है तो आप ओवरवेट है, ठीक है। और अगर मोर देन 30 है तो आप बहुत ज़्यादा फैटी है, बहुत ज़्यादा मोटापन आप में है, आप ओवरवेट से भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का एक बेस हो सकता है बॉडी मास इंडेक्स भी, कि कितना न्यूट्रिशन आप जो वहाँ के लोगों को मिल रहा है या वहाँ के बच्चों को मिल रहा है। इस बीएमआई में जो है वो ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं, जिसमें कि आप क्लास 10th या 11th 9th के जो बच्चे होते हैं उनको नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो ये जो एज है इसमें हो सकता है कि वेट एक साथ कम भी हो जाए, हाइट अगर बढ़ रही है तो वेट कम हो जाए, या फिर वेट ज़्यादा भी बढ़ जाता है। तो ये इस एज को इसमें एक्सक्लूड किया जाता है, इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में कि पब्लिक फैसिलिटीज़ का क्या रोल होता है जो किसी कंट्री के डेवलपमेंट में, किसी कंट्री के डेवलपमेंट को जब हम मेजर करते हैं तो देखते हैं पब्लिक जो फैसिलिटीज़ है वो क्या होती है। देखिए, पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है और लोगों के लिए, लोगों की जो ज़िंदगी है या लाइफ है उसके लिए एसेंशियल होती हैं। जैसे कि हेल्थ केयर है, वाटर है, सैनिटाइजेशन है, ट्रांसपोर्ट है, पार्क है, मार्केट्स है, एजुकेशंस है, बैंकिंग सिस्टम है, रोड्स है, स्कूल्स हैं। देर आर द लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे किस में आते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़ में आते हैं। तो इन पब्लिक फैसिलिटीज़ का जो हम यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हाँ, किसी भी जो कंट्री का अगर हम बात करें डेवलपमेंट जो मेजर किया जाता है वो पब्लिक फैसिलिटीज़ के आधार पर भी देखा जाता है कि उस कंट्री में पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसी हैं।
सपोज दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या होता है, सपोज दैट अगर आप बात करें कि आप अकेले स्कूल में हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आप अकेले स्कूल में हो और आपके लिए टीचर आए, सब आए। नहीं, जब तक कि वो पूरे पब्लिक या पूरी सोसाइटी के लिए यूज़फुल ना हो, पब्लिक वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई जाती हैं, जब तक कि वो पूरी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूरी सोसाइटी उसको अवेल कर सके, उसको ले सके। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ का क्या रोल होता है। ठीक, तो ये हमने देखा कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में पब्लिक फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा वो होता है कि लोगों को जितनी पब्लिक फैसिलिटीज़ मिली हुई है उतना ही ज़्यादा उसको डेवलप माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो पेश करता है वो यूएनडीपी जो पेश करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड डेवलपमेंट यूएनडीपी, ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सॉरी प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो यूएन डीपी जो रिपोर्ट पेश की जाती है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। इस रिपोर्ट में क्या किया जाता है कि जो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको एक रैंकिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको एक रैंकिंग प्रोवाइड करवा दी जाती है, और वो रैंकिंग जो प्रोवाइड करवाई जाती है वो जो निर्धारित कैसे की जाती है, डिसाइड कैसे की जाती है, तो उसके 3 डायमेंशंस होते हैं। यहाँ पर 3 डायमेंशंस ऑफ एसडीआई होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स के। तो वो कौन कौन से होता है, तो एक तो होता है आपका डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लिविंग होता है, यानी कि जिसमें पर कैपिटा इनकम की बात करें कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी उसमें लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, यानी कि वहाँ के जो लोगों का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। या अगर आपके पास इनकम अच्छी है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी उतना ही अच्छा होगा, आप जो एसेंशियल गुड्स हैं या जो थिंग्स हैं उनको आप जो अच्छे से अवेल कर सकते हो। दूसरा है नॉलेज या एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन इंडेक्स होता है, यानी कि आप इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मीन ईयर्स ऑफ जो स्कूलिंग की, आप कित जो आपकी मतलब उस कंट्री में कितने बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं, या कितने जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो अभी हमने बात की थी नेट अटेंडेंस रेशियो, वो प्राइमरी या सेकेंडरी जो ग्रुप है वो कितने टाइम तक स्कूलिंग जो ले पा रहा है, स्कूलिंग शिक्षा जो बेसिक एजुकेशन ले पा रहा है। दूसरा होता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की, आगे कितने साल वो ले पाएगा एजुकेशन। ठीक है, तो ये होता है। तीसरा होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। जिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडेक्स होता है उसमें होता है, जैसे कि हम बात करते हैं हेल्दी लाइफ, या जो आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़, उस कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट पेश की जाती है, किसके द्वारा पेश की जाती है, पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। ये जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो रिपोर्ट पेश करता है हर साल, उसके हिसाब से क्या किया जाता है, कंट्रीज़ को एक रैंकिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, जो बेसिकली 3 जो डायमेंशंस पे होती है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड लिविंग, दूसरा होता है एजुकेशन, और तीसरा हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है उसके बेस पर उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कुछ डाटाज यहाँ पर, सम डाटाज रिगार्डिंग इंडिया एंड द ईस्ट नेबर फॉर 2017 की, जो आपके जो HDI है उसके आधार पर यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। तो हम देखिए, जो श्रीलंका का हमसे ऊपर नंबर है, अगर 2018 की अगर हम बात करें HDI रैंकिंग में, तो श्रीलंका का हमसे ज़्यादा है, यानी कि 76 है। और अगर हम बात करें कि इंडिया का जो नंबर है वो कितना है, 130 है। ठीक है, ये लगभग जो कितने कंट्रीज़, यानी कि हम यहाँ पर देखें तो 189 जो टोटल जो कंट्रीज़ है, जो रैंकिंग दी गई थी HDI की, वो 189 कंट्रीज़ है, उनमें से लगभग कितने इंडिया का जो नंबर है वो कितना है, 130। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया से बेटर कंडीशन में क्या है आपके जो श्रीलंका है, चाहे उसमें यहाँ पर अलग अलग देखिए, ग्रॉस नेशनल इनकम भी इसकी श्रीलंका की ज़्यादा है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो भी श्रीलंका की अच्छी है। और अगर हम बात करें मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करें तो वो भी श्रीलंका की ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंडिया है उसका नंबर कितने पे आ रहा है, 130 पे। तो यहाँ ये जो हमने देखा था पर कैपिटा इनकम है, या जिसको बोले हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन के बेस पे हमने HDI इंडेक्स की जो बात की थी, उसमें इंडिया का 130 नंबर आता है। तो ये हमने एक बेस जो लिया है कि कैसे हम इन कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अभी आगे हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें जो
प्रेजेंट जो हमारे पास रिसोर्सेज जितनी भी हैं हमारे पास, उनको प्रेजेंट में हम ऐसे यूज़ करें कि बिना हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको डिग्रेड किए हुए, बिना जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म मतलब नुकसान पहुंचाए, हम उसको यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सेव कर सकें। ठीक है, यानी कि इस जो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको बचा कर रख सकें। तो साइंटिस्ट जो हैं उनका मानना है, साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हम बात करें जिस तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, वो जो अगर हम बात करें तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, कैसे कि हम क्या बात कर रहे हैं, ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, और एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कि क्रूड ऑयल में कैसे हम यहाँ देखेंगे कि क्रूड ऑयल को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि जो यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, कंट्री दिया हुआ है, यहाँ पर रिजर्व दिया हुआ है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये कितने साल में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में जो है वो टोटल 808 जो 1000 मिलियन बैरल यहाँ पर क्रूड ऑयल के रिजर्व हैं, जो लगभग ये है कि 70 साल में आपके ख़त्म हो जाएगी। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से उसको यूज़ करते रहे तो वो 70 ईयर में लगभग ख़त्म हो जाएंगे। यूनाइटेड जो स्टेट्स है उसमें 50,000 मिलियन बैरल्स हैं, जो लगभग 11 साल में या 10.5 11 साल में वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हम टोटल वर्ल्ड की बात करें तो 1697 जो है यहाँ पर 1000 मिलियन बैरल जो है रिजर्व में, और लगभग ये 50.2 ईयर में जो अगर हम ऐसे यूज़ करते रहे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव रह सके। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा कि हम अपनी जो नीड्स है उनको उस हिसाब से सेटल करें, उस हिसाब से देखें कि आगे आने वाले जो हमारी जो जनरेशन है उसको यूज़ कर सके, उनके लिए बचा के रख सकें। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था दोस्तों। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।